दिन था 5 अक्टूबर 2019 का। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक स्पीच दी। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं, अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। दरअसल होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसको रिवोक कर दिया है। इस स्पीच के बाद पूरे देश में तहलका मच गया। कुछ लोग बहुत खुश हुए, बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि ये अब हम वहां जमीन खरीद सकते हैं। जैसे कि पहले इनको सिर्फ नियम कानूनों ने वहां जमीन खरीदने से रोक रखा था। भाई पैसे भी तो कहाँ ही थे तुम्हारे पास। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए नाराज थे क्योंकि जब वो सेपरेटिस्ट वाली जो पॉलिटिक्स करते थे कश्मीर में, वो अब नहीं कर सकते, खत्म हो गई। और साथ ही बार बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग कानून हैं या इंडियन पार्लियामेंट के टाइम पर बनाए गए कानून हैं, उनको जम्मू कश्मीर में लागू ना करने के लिए 370 का बहाना देने वाले जो थे, वो अब ऐसा नहीं कर सकते थे। तो क्या है ये आर्टिकल 370 जिसके रिवोक होने पर, जिसके खत्म होने पर कुछ लोग बहुत खुश हुए और कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए। कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बना और कैसे 2019 में इसको रिवोक कर दिया गया। क्या सच में 2019 में इसको खत्म कर दिया गया था या इसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी देख रहे हैं गौरव एक्सप्लेन्स। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर साइन करने के बाद, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के बाद, जम्मू कश्मीर का ऑफिशियली भारत में विलय हो गया था। जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया था। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की सबसे मेन शर्त यह थी कि 3 मामलों को छोड़कर, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन के अलावा बाकी मामलों में राज्य की, यानी कि जम्मू कश्मीर की अपनी ऑटोनॉमी रहेगी। बाकी मामलों में इंडिया के बनाए हुए नियम उस पर थोपे नहीं जाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की सबसे मेन शर्त थी। अब अगर आपको जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पूरी कहानी पूरी डिटेल में जाननी है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको आर्टिकल 370 की जो कहानी आज मैं बताने जा रहा हूं, ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं जिसके थ्रू हम आर्टिकल 370 की आदि से अंत तक, यानी कि शुरुआत से लेके 2019 तक जब ये खत्म होने की बात लोग कह रहे हैं, तब तक का पूरा सफर जानेंगे। 1947 में जब कश्मीर का भारत में एक्सेशन हो गया था, विलय हो गया था, तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को अमली जामा पहनाने की बारी थी, उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की बारी थी। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के बीच काफी नेगोशिएशंस हुए। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की शर्त मानी थी, उसके अपना संविधान होने की शर्त मानी थी, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर को अपनी एक संविधान सभा बनानी थी जिसने वहां के लिए एक संविधान बनाना था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा अभी पहले आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा बनाओगे, फिर वो आपके लिए आपका संविधान बनाएगी और इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाएगा। तो जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता, तब तक हम दोनों के रिलेशन यानी कि जम्मू कश्मीर और बाकी इंडिया के रिलेशन कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम इन दोनों के रिलेशंस को चलाएंगे। तो डिसाइड किया गया फॉर द टाइम बीइंग, जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक कुछ प्रोविजंस बना लिए जाए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने इन प्रोविजंस के लिए एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया। इस इनिशियल ड्राफ्ट पर भी कुछ नेगोशिएशंस हुए, उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए और फाइनली दोनों साइड की एग्रीमेंट के बाद 17 अक्टूबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आर्टिकल 370 के तौर पर इन प्रोविजंस को ऐड किया गया। ओरिजिनली जब आर्टिकल 370 क्रिएट किया गया, जब 370 को बनाया गया, तब भारतीय संविधान के सिर्फ 2 आर्टिकल 1 और खुद आर्टिकल 370 ही कश्मीर पर लागू होते थे। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रोविजन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। हाँ, आर्टिकल 370 इंडिया के प्रेसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस भी वहां लागू करने की अनुमति देता है। और इसी वजह से टाइम पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस को, अलग अलग आर्टिकल्स को धीरे धीरे समय के साथ जम्मू कश्मीर में लागू किया जाता रहा है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, इसको ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर कहा जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950
ऑफिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 1950 को लाया गया, जिसके द्वारा यूनियन लिस्ट के 38 नए सब्जेक्ट्स पर स्टेट के लिए हमारी यूनियन पार्लियामेंट को, यूनियन लेजिस्लेचर को नियम बनाने की अनुमति दी गई। पहले आपको बताया था ना, 3 मामलों फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी मामलों पर जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी थी। लेकिन इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 38 नए ऐसे विषय चुने गए जिनके ऊपर हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद कश्मीर के लिए नियम बना सकती थी। फिर अगस्त सितंबर 1951 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के लिए इलेक्शंस हुए और 31 अक्टूबर 1951 को असेंबली को कन्वीन किया गया यानी कि पहली बैठक बुलाई गई। इस संविधान सभा का काम था कि जम्मू कश्मीर के लिए अपना एक संविधान तैयार करना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 है, 370 है, उसके ऊपर यह डिसाइड करना कि क्या 370 को रखा जाए या उसको हटा दिया जाए। फिर 15 नवंबर 1952 को आया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1952 और इसके द्वारा कुछ प्रोविजंस किए गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रिकमेंडेशन पर वहां मोनार्की को खत्म कर दिया गया और एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट को रखा गया। मोनार्की को कैसे खत्म किया? आर्टिकल 370 में जो एक टर्म मेंशन किया गया है महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह सदर-ए-रियासत का टर्म रखा गया। सदर-ए-रियासत को आप किसी राज्य के राज्यपाल की तरह समझ सकते हैं। फिर 14 मई 1954 को आया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954। इसके द्वारा स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं उन तक इंडियन सिटीजनशिप एक्सटेंड की गई यानी कि उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A जोड़ा गया जो वहां की स्टेट असेंबली को वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज बनाने की छूट देता है, अनुमति देता है। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन को, जो पहले जम्मू कश्मीर तक नहीं था, उसको जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया गया। इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल एक्सटर्नल अग्रेशन की कंडीशन में स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगाने की परमिशन दी गई। उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी वहां नहीं लगाई जा सकती थी। इसके साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और भी कई सारे जो प्रोविजंस थे जो पहले वहां लागू नहीं होते थे उनको वहां तक एक्सटेंड किया गया, लेकिन सारे के सारे अभी भी लागू नहीं होते थे, बस कुछ ही प्रोविजंस को बढ़ाया गया था। फिर आया 26 जनवरी 1957 का दिन, जिस दिन जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू हुआ यानी कि इफेक्ट में आया। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 कहता है कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शेल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अब जब वहां संविधान बन के पूरा हो चुका है और लागू हो चुका है तो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम? तो जैसे ही संविधान उनका लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को, उसी दिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिसॉल्व हो गई। अब ना आर्टिकल 370 के बारे में जो भी कंट्रोवर्सी है वो यहीं से शुरू होती है। एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेन जिम्मेदारी ये थी कि वहां का संविधान बनाना, वो तो उसने पूरा कर दिया, लेकिन उसकी दूसरी जिम्मेदारी ये भी थी कि संविधान बन जाने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 है, जिसको फॉर द टाइम बिंग प्रोविजंस के तौर पे वहां ऐड किया गया है पार्ट 21 में, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसाइड करना था कि इसको खत्म कर दिया जाए कि रखा जाए। ना तो खत्म करने की रिकमेंडेशन दी, ना ही उसको रखने की रिकमेंडेशन दी, और बिना किसी रिकमेंडेशन के जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई। और तभी से आर्टिकल 370 को अलग अलग यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है, और यही डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ही कंट्रोवर्सी का मेन रीजन बनती रही हैं। उसके बाद कई सारे और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किए गए जिनके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और भी प्रोविजंस और भी पार्ट्स को धीरे धीरे समय समय के साथ जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। फिर हम एक लीप लेते हैं, क्योंकि बीच का जो टाइम पीरियड था वो इस स्टोरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लीप लेते हैं सीधा 2015 में, जब बीजेपी और जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की, यानी कि एक अलायंस बनाया और सरकार बनाई, और पीडीपी की जो लीडर थी महबूबा मुफ्ती, वो स्टेट की सीएम बनी। जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से अपना कोलिशन खत्म कर दिया, अपने अलायंस को तोड़ दिया, और मुफ्ती गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई। अब जब सरकार माइनॉरिटी में आ गई तो वहां गवर्नर्स रूल लागू हो गया। फिर फाइनली 5 अगस्त 2019 का दिन आया, जब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 था उसको मेजरली इनऑपरेटिव बना दिया गया।
उसको मेजरली निष्क्रिय बना दिया गया और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। और इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह राज्यसभा में 2 रिजोल्यूशंस भी लेकर आए। इसके अलावा उसी दिन यानी कि 5 अगस्त 2019 को ही राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी पेश किया, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड किया जाना था। प्रेसिडेंट की नॉड यानी कि अनुमति मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जेएंडके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल इफेक्ट में आया और उसी दिन से जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड हो गया। आई होप कि अभी तक आपको आर्टिकल 370 का जो सफ़र है शुरू से लेके कैसे ये शुरू हुआ और कैसे ये 2019 की जो कंडीशन आई उस तक पहुंचा, यानी कि इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझ आई हो। अब इसके बाद कहा जाता है कि आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया था, हटा दिया गया था। क्या सच में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया था? 5 अगस्त 2019 को एक्चुअली हुआ क्या था? इसे क्यों इनऑपरेटिव बनाया गया? किस प्रोसीजर से इसको इनऑपरेटिव बनाया गया? इस सब के लिए मैं इसी वीडियो का एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखिए। अब देखते हैं आर्टिकल 370 के रिवोक होने से पहले उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या थे। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसको ऑटोनॉमी प्रदान करता था। ये जम्मू कश्मीर को अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन रखने, अपना एक अलग सेपरेट फ्लैग रखने की अनुमति देता था। आर्टिकल 370 ये भी कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 और खुद आर्टिकल 370 के अलावा बाकी कोई भी प्रोविजंस जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे, लेकिन साथ ही खुद ये आर्टिकल राष्ट्रपति को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस को वहां लागू करने की अनुमति भी देता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में शामिल 3 मामलों फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी मामलों में राज्य के लिए नियम बनाने की यूनियन पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करता है, उसको रोकता है। आर्टिकल 370 के आधार पर ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 लाया गया था और 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A जोड़ा गया था, जो कि जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस देता था। इसके अलावा आर्टिकल 370 कहता है कि जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं किया जा सकता, वहां सिर्फ गवर्नर्स रूल लगाया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 370 ये भी कहता है कि स्टेट में यानी कि जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर वहां नेशनल इमरजेंसी भी लगानी है तो वो सिर्फ एक कंडीशन पर यानी कि एक्सटर्नल अग्रेशन की कंडीशंस पर ही वहां नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, बाकी कंडीशंस में नहीं लग सकती। अब थोड़ा सा आर्टिकल 35A के बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 370 के अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 लाया गया था, जिसके द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A को जोड़ा गया। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस बनाने की छूट देता है। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को वहां प्रॉपर्टी खरीदने, लैंड खरीदने, परमानेंट सेटल होने, गवर्नमेंट जॉब पाने, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से फॉरबिट करता है, यानी कि बाहर के लोगों को ये सब करना अलाउ नहीं है। आर्टिकल 35A ये भी कहता है कि अगर वहाँ की कोई परमानेंट फीमेल रेजिडेंट है और वो किसी बाहर के राज्य के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, और ये बात विमेन के अगेंस्ट में बायस्ड थी, यानी कि महिलाओं के लिए नेगेटिव पॉइंट था। और फाइनली 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, जिसके द्वारा आर्टिकल 370 खत्म किया गया था, इस आर्टिकल को भी उसी ऑर्डर के द्वारा खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। अब देख लेते हैं कि 2019 के ऑर्डर के बाद क्या क्या चेंजेस आए। पहले जम्मू कश्मीर के पास अपना एक स्पेशल स्टेटस था, अब 5 अगस्त के ऑर्डर के बाद वो स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट फ्लैग था। 5 अगस्त 2019 के बाद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग को अबॉलिश कर दिया गया है। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ आर्टिकल 1 और खुद आर्टिकल 370 ही वहां एप्लीकेबल थे। इस ऑर्डर के बाद वहां पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया है। 5 अगस्त से पहले राज्य को स्पेशल ऑटोनॉमी मिली हुई थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन 3 सब्जेक्ट्स फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी मामलों में सेंट्रल की पावर को लिमिट किया गया था।
लेकिन इस ऑर्डर के बाद वहां के राज्य की जो स्पेशल ऑटोनॉमी थी उसको खत्म कर दिया गया। यूनियन लिस्ट के सभी सब्जेक्ट्स पर उस स्टेट के लिए भी अब हमारी इंडियन पार्लियामेंट नियम बना सकती है। पहले आर्टिकल 35A के आधार पर वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे। अब जब आर्टिकल 35A ही एबॉलिश हो गया है तो वहां के लोगों के लिए जो स्पेशल राइट्स थे वो ऑटोमेटिकली एबॉलिश हो गए। पहले अन्य राज्यों से जो लोग थे वो वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे और वहां सेटल नहीं हो सकते थे, लेकिन अब वहां बाहर के लोग भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। पहले अगर कोई फीमेल परमानेंट रेजिडेंट थी, अगर वो किसी बाहर के स्टेट वाले से शादी कर ले तो वो ऑटोमेटिकली उसके प्रॉपर्टी राइट्स को खो देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विमेन गॉट बैक देयर इनहेरिटेंस राइट्स आफ्टर दिस ऑर्डर। इससे पहले राज्य के लिए एक सेपरेट RPC रणबीर पीनल कोड था, वहां IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड लागू नहीं होता था। लेकिन इस ऑर्डर के बाद से RPC को एबॉलिश कर दिया गया और IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड वहां इंप्लीमेंट हो गई है।